Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट एम्पायर में से एक मौर्यन एम्पायर के बारे में। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आज इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ को एक रूलर के अंडर लाना मुश्किल है, तो सोचिए 2300 साल पहले जब ना मोबाइल था और ना इंटरनेट और ना ही रेलवे, तो कैसे किसी ने ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया को एक एम्पायर में जोड़ दिया। सोचो, है ना। और उस वक्त जो ये काम किए थे वो व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो थे चाणक्य, कौटिल्य। आज हम देखेंगे कि कैसे एक टीचर और एक ऑर्डिनरी लड़के ने मिलके इंडिया का पहला विशाल एम्पायर बनाया। अब पढ़ते हैं हम सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, क्लास एक क्वेश्चन है कि हम कैसे जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था। क्या हम टाइम मशीन से गए थे? नहीं, है ना। हिस्ट्री की रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए ना हिस्टोरियन सोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे लिटरेरी सोर्सेज। अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा था, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन गाइड बुक है। आज जैसे ना आईएएस ऑफिसर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट होता है, उस समय ना रूलर्स के लिए ना अर्थशास्त्र बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और इसमें मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन का इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमी, टैक्सेशन, डिप्लोमेसी और स्पाई सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरी किताब आती है इंडिका। इंडिका लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज कौन थे? तो वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आके रहे थे। उसने इंडिया को देखा और एक बुक लिखी इंडिका। उसके थ्रू ना हमें जो है ना मौर्यन सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर आता है बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, जिसमें महावंसा, दीपवंसा, कल्पसूत्र, ये सब ना मौर्यन रूलर के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब इनकी अगर हम बैकग्राउंड्स के बारे में बात करें, बैकग्राउंड द राइज ऑफ मौर्य, तो अब सवाल आता है कि मौर्य आए कहाँ से थे। उस समय ना इंडिया में सबसे पावरफुल किंगडम था मगध। मगध ग्रेजुअली स्ट्रांग बनता गया। जैसे सबसे पहले आए थे हरण्यक डायनेस्टी, से सुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के ना फाउंडर थे महापद्मनंद और लास्ट रूलर थे धनानंद। धनानंद के पास ना इमेंस वेल्थ थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि पीपल उसे पसंद नहीं करते थे। लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत टैक्स लेते थे, ऑटोक्रेटिक रूलर थे वो, और पब्लिक ना डिससेटिस्फैक्शन था लोगों में। अब एक एग्जांपल लो, सोचो किसी स्कूल के प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट हो, है ना, हर चीज़ पे फ़ाइन लगाए और हर वक्त पनिशमेंट दे। स्कूल भले कितना भी अमीर क्यों ना हो, पर स्टूडेंट खुश नहीं होंगे वहाँ। एग्जैक्टली वही सिचुएशन धनानंद के साथ थी। अब बात करते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य द मास्टरमाइंड, इसके बारे में बात करते हैं। अब एंट्री होती है इंडियन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट की। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम सेम पर्सन के हैं। एक फेमस स्टोरी के अकॉर्डिंग ना चाणक्य ना नंद कोर्ट में गए, वहाँ पे उसका अपमान हुआ, इंसल्ट किया गया। तब चाणक्य ने ये प्रण लिया कि आई विल डिस्ट्रॉय द नंद डायनेस्टी। अब क्लास हिस्ट्री में ना कई बार एक इंस्टेंस जो है ना, ऐसे कोई इंसल्ट या कोई ऐसे इंस्टेंस, ये ना पूरी पॉलिटिकल मैप बदल देती है, और यही यहाँ पे हुआ। चाणक्य सिर्फ टीचर नहीं थे, वो एक इकोनॉमिस्ट थे, डिप्लोमेट थे, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे और ऑथर थे अर्थशास्त्र के। उन्होंने ना एक यंग बॉय को आइडेंटिफाई किया जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य द फाउंडर के बारे में। ठीक है, तो अब सोचिए एक ऑर्डिनरी लड़का, ठीक है, जिसके पास ना कोई कनेक्शन, ना कोई एम्पायर, ना रिसोर्स, ना आर्मी, लेकिन बस उसके पास था तो एक मेंटोर थे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटोर जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया वॉरफेयर के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लीडरशिप के लिए, सब कुछ सिखाया उन्हें। ग्रेजुअली चंद्रगुप्त ने आर्मी ऑर्गेनाइज की, सपोर्ट गैदर किया और नंद डायनेस्टी को चैलेंज किया। अब 322 BC में ना धनानंद डिफीट हो जाते हैं, मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाती है। फिर उसके बाद ना होता क्या है कि ये अपना मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश कर लेते हैं और फिर कैपिटल पाटलिपुत्रा में ये इस्टेब्लिश कर देते हैं। क्लास रिमेंबर 322 BC जो थे वो राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर था। ओके, अब इसकी बात करते हैं कन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंसन की। अगर हम बात करें, ओके, लेट्स टॉक अबाउट कन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंसन। तो एम्पायर इस्टेब्लिश करना ना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसे मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। चंद्रगुप्त ने पंजाब कन्क्वायर किया, सिंध
कंक्वायर्ड किया, गंधार और कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान को भी कंक्वायर्ड कर लिया। अब एम्पायर एक्सपैंड होते गए है ना, नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश तक चला गया और साउथ में नर्मदा तक पहुंच गए। थिंक अबाउट इट, विदाउट एनी गूगल मैप, विदाउट हाईवे, विदाउट टेलीफोन, स्टिल एम्पायर को मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होगा, फिर भी उन्होंने मैनेज किया। सो अमेजिंग अचीवमेंट है ना। अब बात करते हैं वॉर विद सेल्यूकस निकेटर। अब आता है इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है 323 BC में। उसके बाद ना उसका एम्पायर डिवाइड हो जाता। एक जनरल थे सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस चाहते थे कि अपनी लॉस्ट टेरिटरी वापस लेना और चंद्रगुप्त से वॉर हुई 305 to 303 BC में और रिजल्ट क्या हुआ, चंद्रगुप्त जीत गए। ट्रीटी साइन हुई, सेल्यूकस एक्सेप्ट किया मौर्यन कंट्रोल को ओवर बहुत सारी उनके जो रीज़न थे, पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान और ऐसे बहुत सारे उनके रीज़न थे जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब क्या हुआ कि ये सब चीज़ें हो गई। अब रिटर्न में चंद्रगुप्त ने उसे अराउंड 500 हाथी दिए। ठीक है क्लास, आज कंट्री ना टैंक एक्सचेंज करते हैं और उस समय वॉर में एलिफेंट स्ट्रैटेजिक एसेट होता था जिसे वो एक्सचेंज करते थे। अब बात है कि जो इन्होंने जो है इम्पॉर्टेंस क्या है इस चीज़ का, इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सिक्योर हो चुका था, सेल्यूकस के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बन चुका था और डिप्लोमेटिक सक्सेस हो चुकी थी। अब बात करते हैं मेगास्थनीज द ग्रेट ग्रीक एम्बेसडर के बारे में। वॉर के बाद ना फ्रेंडशिप स्टैब्लिश हुई। सेल्यूकस ने अपने एम्बेसडर भेजा जिनका नाम था मेगास्थनीज। वो पाटलिपुत्रा में रहे जो करंट अभी बिहार में पड़ता है। ऑब्जर्व किया इंडियन सोसाइटी को और उन्होंने लिखा इंडिका। उसने लिखा कि पाटलिपुत्र इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी आई हैव सीन। इमेजिन एक फॉरेन विजिटर प्रेज करता है इंडियन कैपिटल को, वो भी 2300 साल पहले। मेगास्थनीज ने इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड सिटीज़ के बारे में। ये सारे इनकी है। अब बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्त। सवाल है कि एम्पायर इतना बड़ा था, कैसे मैनेज होता था? तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था इनके पास। मतलब सबसे ऊपर राजा थे, उसके बाद ऑफिशियल्स थे, देन प्रोविंशियल गवर्नर थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये सारे थे। कुछ स्पाई सिस्टम भी उन्होंने बना रखा था। चाणक्य बिलीव करते थे ना कि एक रूलर शुड नो एवरीथिंग हैपनिंग इन हिज किंगडम, हर कुछ उसे पता होना चाहिए। आज इंटेलिजेंस एजेंसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उस समय ये जो ऐसे स्पाई थे ना वो काम करते थे। आर्मी, ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी थी इनके पास ना, इन्फेंट्री थी, कैवलरी था, एलिफेंट था, चैरियट था, हर तरीके का ये था मोड ऑफ जो भी ट्रांसपोर्ट बोल लो, मतलब लड़ाई के लिए वॉर के टाइम पे। एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन प्लस स्ट्रॉन्ग आर्मी मीन्स स्ट्रॉन्ग एम्पायर। अब बिंदुसार की बात करते हैं, इनके जो सक्सेसर थे। चंद्रगुप्त के बाद कौन आए? तो चंद्रगुप्त के बाद आए बिंदुसार। बिंदुसार जो थे ना सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे। ही बिकेम रूलर अराउंड 297 BC। ग्रीक राइटर जो थे ना उनको बोलते थे अमित्र घटा ऐसे करके, मतलब स्लेयर ऑफ एनिमीज़। बिंदुसार एक्सपैंड किए मौर्यन इन्फ्लुएंस को और भी डेक्कन के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा, और उसके राइन में ना मौर्यन एम्पायर और स्ट्रांग हुआ। और बिंदुसार के बाद थ्रोन पे आए अशोका, जिनके बारे में ना हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्विक रिवीजन हम करते हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन कि क्लास लेट्स क्विकली रिवाइज कि फाउंडर कौन थे मौर्यन एम्पायर के? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मास्टरमाइंड कौन थे बिहाइंड मौर्यन राइज? चाणक्य थे। कैपिटल क्या था? तो पाटलिपुत्र था। ग्रीक एम्बेसडर कौन थे? मेगास्थनीज थे। उन्होंने क्या कौन सी किताब लिखी? तो इंडिका लिखा। वॉर विद सेल्यूकस कब हुआ? 305 to 303 BCE में हुआ था, ठीक है। सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त कौन थे? बिंदुसार थे। सो लेट्स कंक्लूड। सो क्लास, आज हमने देखा कि कैसे नंद डायनेस्टी की अनपॉपुलैरिटी, चाणक्य की स्ट्रैटेजी, चंद्रगुप्त की लीडरशिप, इन 3 फैक्टर ने मिलकर इंडिया का पहला ग्रेट एम्पायर क्रिएट किया। ये सिर्फ एक किंग की स्टोरी नहीं है, ये एक विजन, प्लानिंग और लीडरशिप की स्टोरी है। और याद रखिए कि एक स्ट्रॉन्ग टीचर और एक डिटरमिन्ड स्टूडेंट मिलकर हिस्ट्री बदल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे अशोका के बारे में, लाइफ, कलिंगा वॉर एंड धम्म के बारे में। So if you like this lecture, do subscribe to this channel. It will be very helpful. Thank you so much.